मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 12th क्लास की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आई होप यहाँ तक आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने वीडियो देख ली होंगी कि यहाँ तक मैम ने क्या पढ़ा है और कैसे पढ़ा है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूला करो। लाइक करोगे तभी तो पता चलेगा समझ में आ रहा है। तो चलिए देखिए, हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज में हमने पढ़ा था कि कैसे कोई कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है या लिवो रोटेटरी होता है, या कैसे ऑप्टिकल एक्टिव होगा या कब ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है कि मैम कैसे पता चलेगा कि जो गिवन कंपाउंड है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी। तो देखिए, जब हम किसी की स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है, अगर मैं इसकी ये स्ट्रक्चर बनाऊं, भाई यहाँ पर ऑब्वियसली कितने हो गए, ये बाइडेंडेड है, 4 6, कैसी स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी। कैसी स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी। अगर मैं यहाँ पर EN, ये लो, मैंने यहाँ पर ये बाइडेंडेड लिगेंड हो गया, EN मैंने ये लगा दिया, NH3 मैंने एक यहाँ ले लिया और दूसरा यहाँ ले लिया, Cl मैंने एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। अब देखिए, ये जो कंपाउंड है, यहाँ पर देखिए सिस की फॉर्मेशन हो रही है क्योंकि एक दूसरे से सटे हुए एक दूसरे के पास पास है, या NH3 देखिए एक दूसरे के पास पास है, क्योंकि आपको ये देखने के लिए कि ज्योमेट्रिकल में सिस है या ट्रांस है, ये देखने के लिए एक कंपाउंड सेम होना चाहिए, ताकि अगर वो कंपाउंड पास पास है, सॉरी लिगेंड सेम होना चाहिए। अगर लिगेंड वो पास पास है तो हम कहेंगे कैसा है, वो सिस फॉर्मेशन है। अगर लिगेंड अपोजिट साइड है तो वो कैसा है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ देखिए, अगर मैं ये कहूं ये है कंपाउंड, ये देखिए ये कौन सी फॉर्मेशन है, सिस है। तो ये सिस देखिए कौन सी साइड, ये हो गई हमारी लेफ्ट साइड और ये हो गई हमारी राइट साइड। यानी अब ये अगर कंपाउंड है, अगर हम इसको मिरर में देखेंगे तो ये कुछ ऐसे रोटेट करेगा, क्योंकि सिस की फॉर्मेशन कौन सी साइड हो रही है, देखिए सिस और ट्रांस कौन सी साइड बन रहे हैं, तो सिस की फॉर्मेशन कौन सी हो रही है, राइट साइड। यानी ये राइट साइड क्या करेगा, रोटेट करेगा। भाई कंपाउंड कौन सी साइड रोटेट करेगा, राइट साइड। तो जब राइट साइड रोटेट करता हम उसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी। भाई ये EN है, अगर ये इधर रोटेट होगा तो इधर चला जाएगा, है ना। ये Cl कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, और NH3 कहाँ, इधर आ जाएगा। तो अब देखिए, अब इस मिरर इमेज में देखिए, यहाँ जो सिस की फॉर्मेशन हो रही है वो कौन सी साइड हो रही है, लेफ्ट साइड। भाई ये कौन सी साइड रोटेट करेगा, लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, क्योंकि यहाँ सिस की फॉर्मेशन कौन सी साइड हो रही है, लेफ्ट साइड। यानी ये इस कंपाउंड को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस साइड रोटेट करेगा, लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, लिवो रोटेटरी। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि जो गिवन कंपाउंड है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या फिर कैसा होगा, लिवो रोटेटरी। अगर सिस और ट्रांस की फॉर्मेशन कौन सी साइड हो रही है, राइट साइड हो रही है तो डेक्स्ट्रो, और अगर लेफ्ट साइड हो रही है तो कौन सी साइड घुमाएगा, वो लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, यानी कैसा होगा, वो लिवो रोटेटरी। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कंपाउंड कैसे रोटेट करेगा, लेफ्ट साइड रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, या फिर राइट साइड रोटेट करेगा। तो अगर ये चीज समझ में आ गई कि डेक्स्ट्रो लिवो रोटेटरी क्या होता है, कैसे पता चलेगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपने क्वेश्चन किया था, आपको उसका आंसर मिल चुका है। तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो हम पढ़ रहे थे भाई, हमारे जो लास्ट वीडियो है, कल की वीडियो, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि वर्नर थ्योरी क्या होती है। क्या पढ़ा था हमने, वर्नर थ्योरी क्या होती है। तो देखिए
वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम पढ़ चुके थे, वर्नर ने क्या बताई थी कि दो वैलेंसी बताई थी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की दो वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी होती है और दूसरी कौन सी होती है, सेकेंडरी होती है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज कौन सा है, जिससे सेटिस्फाई किया जाता है नेगेटिव चार्ज आयन से, जिसे डिनोट किया जाता है डॉटेड लाइन से। दूसरा हमने पढ़ा था सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी हमने पढ़ा था कि लिगैंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, जिसे हम डार्क लाइन से शो कर रहे थे, जो सेटिस्फाई हो सकता है न्यूट्रल से भी, पॉजिटिव से भी और नेगेटिव से भी। तो वर्नर ने ये सारी चीजें तो बता दी थी, एक्सप्लेन कर दिया था, सिर्फ वैलेंसी के बारे में एक्सप्लेन किया था, बट वर्नर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसकी थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि क्या नहीं बताया उसने, स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। This theory could not explain the structure of the coordinate compound. Structure explain नहीं कर पाया। दूसरा, it could not explain the magnetic properties. Magnetic properties को explain नहीं कर पाया। Third, it could not explain the color of the compound. Compound के कलर को भी explain नहीं कर पाया। Fourth, magnetic spin भी नहीं बता पाया। तो ये सारी चीजों को जो वर्नर है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए ये थ्योरी क्या हो गई भाई, फेल हो गई। ये थ्योरी क्या हो गई, इसलिए फेल हो गई। भाई हमने लास्ट में वर्नर थ्योरी पढ़ी है। वर्नर थ्योरी सिर्फ क्या बताता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताती है। वो ना तो एक्सप्लेन कर पाती है कि स्ट्रक्चर क्या होगी, ना वो एक्सप्लेन कर पाती है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होगी, ना वो एक्सप्लेन कर पा रहा है कि कलर क्या होगा, और ना ही वो एक्सप्लेन कर पा रहा है मैग्नेटिक स्पिन क्या होगा। ये चीज हम आगे पढ़ेंगे। हम अब पढ़ेंगे वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो ये चीजों को क्या करेगी, एक्सप्लेन करेगी। उससे पहले हम किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में नंबर ऑफ आयंस निकालना देखते हैं कि कैसे हम किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ आयंस निकालेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, भाई हम कोई भी, मान लो मैंने लिखा है कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिख रहा है, ये लिखो CONH3 6Cl2, मैंने कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिख दिया ये। अब इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड को मुझे क्या बताना है, इसमें नंबर ऑफ आयंस बताने हैं। क्या बताने हैं, नंबर ऑफ आयंस। तो आपको जब मैंने शुरू में ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया था, जब स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया था, तब आपको बताया था कि जो कंपाउंड इस कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर बंद है वो डिसोसिएट नहीं होता, जैसा है वो वैसा कंप्लीट रहता है, वो कभी भी डिसोसिएट नहीं होता। उसके बाहर के आयंस डिसोसिएट हो सकते हैं, बट ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होता। जैसे अगर ये है CONH3 यहाँ ये जो कंपाउंड, ये वाले जो लिगेंड है और सेंट्रल मेटल एटम, ये इस कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर बंद है। इसका मतलब है कि ये अपने अलग अलग आयंस की फॉर्म शो नहीं करेंगे। NH3 अकेला शो नहीं करेगा, CO अकेला शो नहीं करेगा अपनी प्रॉपर्टीज को, ये हमेशा कंबाइन ही रहेगा। तो आयंस में ब्रेक नहीं होगा, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हमेशा कितना काउंट किया जाएगा, 1। भाई ये तो डिसोसिएट हो ही नहीं रहा और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये कितना काउंट होगा, 1, क्योंकि ये तो एक आयन हो गया ना। अगर इसके पीछे पॉजिटिव है, अगर इसके पीछे कितना है, पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव आयन हो, सॉरी, अगर इसके पीछे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आयन का काम करेगा, अगर इसके आगे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आयन का काम करेगा। ये चीजें स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दी थी। अगर मैं इसके आगे कोई पॉजिटिव आयन लगा देती हूँ
इसका मतलब है ये कोऑर्डिनेट एंटिटी है, ये नेगेटिवली चार्ज होगी। अगर हम इसके पीछे जैसे लिखा हुआ है मैंने क्लोराइड आयन, इसका मतलब है कि इस एंटिटी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर अब ये डिसोसिएट हो, अगर हम इसको अब डिसोसिएट करते हैं, वाटर में डिसोल्व करते हैं, तो डिसोल्व होने के बाद देखिए ये क्या बनाएगा, डिसोल्व होने के बाद ये बनाएगा CONH3 भाई क्लोराइड आयन अपने आयंस में टूटेगा तो कितना चार्ज, 2Cl नेगेटिव, एक Cl के ऊपर कितना नेगेटिव, तो कितने Cl है, Cl2 कितने क्लोराइड में टूटेगा, 2 क्लोराइड में। अरे Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव 2 में टूटेगा, यानी ये कितने हो गए, 2Cl नेगेटिव। तो अगर इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है तो आपको पता है इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि कोई भी कंपाउंड है उसमें चार्ज हमेशा इक्वल होते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसमें कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए एक पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज तो है बट ये है तो एक ही, तो एक आयन तो ये हो गया, और ये कितने आयन है, 2, कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ आयंस टोटल कितने हो गए, इसमें 3 हो गए। नंबर ऑफ आयंस में टोटल इसमें कितने हो गए, 3 हो गए। दोबारा देखिए ये कोऑर्डिनेट एंटिटी एक ही है, यहाँ पर 1, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब 1, 2 होता तो 2 हो जाती, 3 होता तो 3, 4 होता 4, बट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये एक है। क्लोराइड आयन के आगे कितने है, 2, मतलब कितने क्लोराइड आयन है, 2 क्लोराइड आयन है। तो एक ये पॉजिटिव, भाई 2 पॉजिटिव तो है बट पूरा 2 पॉजिटिव वाला कोऑर्डिनेट पेयर तो एक ही है, एक ये और 2 ये, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 3 हो गए। कितने हो गए, 3 हो गए। चलिए और देखते हैं। कई बार एक छोटा सा ही क्वेश्चन आ जाता है कि गिवन कंपाउंड में नंबर ऑफ आयंस है वो कितने बनेंगे। चलिए और ले लेते हैं हम। आपको एक एडिशन कंपाउंड दे दिया, मतलब इससे आपको कोऑर्डिनेशन बनाना है। तो एडिशन कंपाउंड जो आपके पास है वो है CrCl3 NH3 6NH3, ये लो। तो अगर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा तो अगर इससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी तो भाई ज्यादा से ज्यादा हम ऑक्टाहेड्रल तक बना सकते हैं, 6 तक बना सकते हैं। तो इसमें 6 क्या है, NH3, यानी ये हो जाएगा Cr, क्योंकि अमाइन पहले आता है इसलिए इसको पहले लिखेंगे। कितने हैं, NH3, टोटल कितने हैं, 6। अब भाई इसका तो कंप्लीट हो चुका, तो ये पूरा क्या बन गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बचा हुआ हम हमेशा बाहर लिखेंगे, क्या बच गया, Cl3। या देखिए एक और दे देती हूं, जैसे यहां पर एक और एडिशन जो कंपाउंड है आपको ये दे दिया, CrCl3 और NH, यहां पे दे दिया आपको 5NH3। तो आपको तो मैक्सिमम भाई क्रोमियम है 6 तक हो सकता है, डी सेल है उसमें 6 तक आ सकते हैं, है ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वैलेंस की। तो देखिए यहाँ पर कितना हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, 6 तक हो सकता है। तो चलिए पहले क्या आता है, A4 अमाइन आता है, तो पहले अमाइन करिए। अब अमाइन कितने हमारे पास, 5, बट क्रोमियम के लिए कितने लिगेंड होने चाहिए थे, 6, तो 5 तो अमाइन हो गए और एक क्या ले लो, Cl, क्योंकि अब टोटल कितने हो गए, 6। बचे हुए बाहर लिख दो, कितने बच गए भाई, 2, Cl2। और देखिए मान लो हमारे पास एक एडिशन कंपाउंड है, वो है CrCl3 और अब की बार यहां पर 4NH3 है। कितना है,
4NH3। तो चलिए बनाते हैं। तो पहले अमाइन होता है, अंदर अमाइन करेंगे। कितने अमाइन है? 4 ही हैं। बट क्रोमियम के लिए कितने होने चाहिए थे? 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? Cl कितने लेंगे अब की बार अंदर? 2। भाई 4 और 2, 3 में से 2 अंदर आ गए तो 1 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी एडिशन कंपाउंड, यानी ये जोड़े हुए हैं, इनसे बन गया कोऑर्डिनेट कंपाउंड, बना सकते हैं। बट अब हमें इसमें पता लगाने हैं नंबर ऑफ आयंस। क्या पता लगाना है भाई? नंबर ऑफ आयंस। तो चलिए पता लगाते हैं। पहले इसमें पता लगाते हैं। तो देखिए, अगर इसको हम डिसोसिएट करेंगे तो डिसोसिएट होने के बाद ये किसमें ब्रेक होगा? नंबर ऑफ आयंस ये पूरा और ये इसमें। तो Cl कितने हैं भाई? 3 है, तो 3Cl नेगेटिव, यानी इसके पास 3 नेगेटिव चार्ज हो गए, क्योंकि एक क्लोराइड के पास 1 नेगेटिव, तो 3 के पास कितने हो जाएंगे? 3 नेगेटिव। तो इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए? यस, 3 पॉजिटिव। तो ये कितना हो गया? CrNH3 और इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? 3 पॉजिटिव। ये हो गया डिसोसिएट पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। अब देखिए, एक पूरा ये भाई 3 पॉजिटिव वाला एक कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड, प्लस कितने आयंस हैं क्लोराइड के? 3। तो इसमें नंबर ऑफ आयंस की फॉर्मेशन कितनी होगी? 4। कितनी होगी भाई? 4। पता चल गया कैसे आया? चलिए अब हम पता करते हैं इसमें कि कितने आयंस बनेंगे। चलिए लिखते हैं। अब हम पता करेंगे कि इसमें कितने हैं। तो CrNH3 5 Cl यही है ये गिवन कंपाउंड। तो अब देखिए, वही बात है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो कंपाउंड वही रहेगा। उसमें ये अलग, ये नहीं कि अमाइन अपने आयन में टूट गया, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव आ गया, नहीं, ये पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा। तो लिख दीजिए CrNH3 5 Cl प्लस कितने क्लोराइड आयन है भाई? कितने? एक Cl के ऊपर कितना चार्ज? नेगेटिव। और टोटल कितने Cl है? 2। तो इसके ऊपर अगर ये 2 नेगेटिव हो गए तो इक्वल करने के लिए इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया? 2 पॉजिटिव। तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए भाई? 1 ये और 2 ये, यानी नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए इसमें? 3 हो गए। कितने हो गए इसमें? 3 हो गए। अब आपको इस कंपाउंड में नंबर ऑफ आयंस बताने हैं मुझे कि इस कंपाउंड में नंबर ऑफ आयंस की फॉर्मेशन कितनी होगी। ठीक है, लिख लीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर लिखना है कि इसमें नंबर ऑफ आयंस की फॉर्मेशन कितनी होगी, नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे। चलिए एक और ले लेते हैं। एक कंपाउंड है CrNH3 इस कंपाउंड में भी क्या बताने हैं? नंबर ऑफ आयंस। तो अब देखिए, इस कंपाउंड के आगे न कोई पॉजिटिव चार्ज है और न यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और ये भाई अंदर है, तो ये अपने अलग अलग आयंस में टूटेंगे नहीं। तो उसमें अब बताओ नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? कितने होंगे इसमें नंबर ऑफ आयंस? यस, 0। क्यों? क्योंकि अंदर वाले अपने आयन में टूटेगा नहीं, ये पूरा का पूरा एक ही रहेगा। आगे पॉजिटिव चार्ज होता तो ये नेगेटिव का काम करता, आगे नेगेटिव हो, पीछे नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव का काम करता। अब न इसके आगे पॉजिटिव है न इसके पीछे नेगेटिव, यानी ये अपने आप में कैसा है? न्यूट्रल है।
यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये कैसा है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो आयंस है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन तो बनता है नंबर ऑफ आयंस पर, दूसरा क्वेश्चन बनता है मोलर कंडक्टिविटी पर। तो देखो, मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उसकी मोलर कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर आपसे कैसे, एग्जांपल, अगर आपसे ये कंपाउंड गिवन है, इसमें एक ये गिवन है और एक ये, और इसमें ये पूछे कि इसमें से ये बताओ मोलर कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, तो मोलर कंडक्टिविटी देखने के लिए आप क्या देखोगे, नंबर ऑफ आयंस। तो इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं भाई, 3, और इसमें कितने बन रहे हैं, 0, यानी इसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इसकी तो होगी नहीं, क्योंकि ये तो आयंस ही नहीं है। भाई किसी भी चीज में चार्ज तभी फ्लो करेगा तब उसमें आयंस होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन होंगे। जब आयंस ही नहीं है तो उसके अंदर चार्ज फ्लो नहीं होगा। आ गया होगा आपको अच्छे से समझ में। तो ये था नंबर ऑफ आयंस निकालना, या किसी भी चीज में क्या देखना, मोलर कंडक्टिविटी देखना। अब यहां से देखो एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि जैसे एक ये कंपाउंड दे दिया आप लोगों को, हाँ ये कंपाउंड दे दिया आप लोगों को, और ये कहा कि अगर इस गिवन कंपाउंड में मैं AgNO3 मिलाऊं तो बताइए कि कितने AgCl की फॉर्मेशन होगी। क्वेश्चन क्या आता है, इफ AgNO3 is added in this given compound then number of ions, then number of AgCl are formed, कि नंबर ऑफ AgCl की फॉर्मेशन कितनी होगी, कितने बनेंगे। तो देखिए NO3 है वो Cl को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। जितने Cl होंगे उतने ही NO3 उस Cl को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो यहाँ कितने NO3, ये कितने Cl हैं, 2, तो कितने NO3 को रिप्लेस कर सकता है, 2 को रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर जो AgCl की फॉर्मेशन होगी वो कितनी होगी, 2। दोबारा से देखिए, जितने यहाँ पर क्लोराइड आयन होंगे वो उतने ही NO3 को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, उतने ही। ये थोड़ी ना क्या है कि AgNO3 एक ही मिला है, भाई हमने तो पूरा सॉल्यूशन मिलाया हुआ है, उसके अंदर AgNO3 काफी है। तो यहाँ पर जितने Cl होंगे वो उतने ही NO3 को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो कितने Cl है, 2, यहाँ 3 होते तो 3 हो जाता है, यहाँ 4 होते तो 4, 1 है तो 1, नहीं होते तो 0। जैसे नीचे वाला जो कंपाउंड था वो न्यूट्रल था, उसमें 0। तो भाई ये था हमारा आज का एक सिंपल सा टॉपिक, जिसमें 2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे, मोलर कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, और कितने AgCl की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करोगे तभी तो समझ में आएगा कि हाँ आप लोग समझ रहे हो और देख रहे हो। तो चलिए अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।